जी हां दर्शकों, क्या राजनीति अब इतनी गिर चुकी है कि विरोधियों को जल्लाद कहा जाने लगे? आजाद देश की राजनीति में शब्दों का स्तर नहीं, स्तरहीनता चर्चा में है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी का बेहद शर्मनाक बयान, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के लिए गुंडा, जल्लाद, कायर और गंदा आदमी जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया। अब इस बयान के बाद सियासी तूफान मचा हुआ है। क्या यह लोकतंत्र की भाषा है या नफरत की राजनीति? जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर इस तरह के शब्द उछाले जाते हैं, तो क्या यह सिर्फ विरोध है या व्यक्तिगत हमला? क्या जनता के मुद्दे खत्म हो गए हैं या अब राजनीति सिर्फ आरोप और अपशब्दों की बन गई है? बड़ा सवाल, क्या नेताओं की जबान पर अब कोई लगाम नहीं बची? क्या ऐसी बयानबाजी से लोकतंत्र मजबूत होगा और कमजोर? विरोध की राजनीति या अपमान की संस्कृति, क्या यही है बंगाल की सियासत का संस्कार? जरा सुनिए कल्याण बनर्जी के मुखार बिंदु से निकले शब्दों को। Working only for the Bharatiya Janata Party, and Amit Shah came here and held out threats. A home minister being a gunda, he's a gunda, he's a jalla. He's organized entire thing, sitting here in 15 days. How to remove Trinamool Congress? How to attack them? Give the police personnel all power so that arrest them. Amit Shah has done it. Amit Shah has done it, all these illegal activities. He's a dirty man, completely dirty man. His original was in at Gujarat was Gunda. Gunda means is in his blood. And he has organized and government set up Gunda. और कल्याण बनर्जी के इस बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा सुनिए। ये नौटंकी कर रहे हैं। चुनाव तो खत्म हो गए, अभी घबराए हुए लगते हैं ममता बनर्जी को, और घंटों भर इस तरीके की हरकत करते हुए उन्होंने साबित कर दिए हैं कि बंगाल में एक जोकर जरूर है, उस जोकर के नाम ममता बनर्जी। टीएमसी का मतलब बन चुका है द माफिया कल्चर, और कल्याण बनर्जी सबसे बड़े सीरियल ऑफेंडर है। ये अपनी हार को देखते हुए पहले डिनायल में थे, फिर कल रात को ड्रामा करने लगे और अब धमकी और गाली पर उतर आए हैं। जिस प्रकार की भाषा कल्याण बनर्जी ने देश के गृहमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की है, मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि ये नफरत के भाईजान और धमकी की दुकान बन चुके हैं। और पहली बार नहीं है कल्याण बनर्जी ने इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इन्होंने गाली दी है। उपराष्ट्रपति का भी मखौल और मजाक उड़ाने का काम पार्लियामेंट की स्टेयर्स पे किया था। हर संवैधानिक संस्था को कभी उंगली काट देंगे, कभी धमकी देना, कभी गाली देना। तो क्योंकि ये आने वाले चुनाव पश्चिम बंगाल में बहुत बुरी तरह से टीएमसी हार रही है, तो हार के कारण ये डिनायल, ड्रामा और धमकी और गाली पर उतर आए हैं। आपने सियासी प्रतिक्रियाएं सुन ली, अब जरा देश का सवाल भी सुन लीजिए, जिस पर हम चर्चा करने वाले एक घंटे लगातार। सवाल नंबर 1, क्या कल्याण बनर्जी की भाषा राजनीतिक मर्यादा से अब बाहर जा चुकी है, बाहर जा रही है? सवाल नंबर 2, क्या मोदी और अमित शाह पर व्यक्तिगत हमले सही हैं? क्या यह सियासत में होना चाहिए? सवाल नंबर 3, गुंडा, जल्लाद जैसे बयान क्या हिंसा को बढ़ावा नहीं देंगे कार्यकर्ताओं के बीच? सवाल नंबर 4, जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या चुनावी रैलियों में भाषा पर सख्ती होनी चाहिए? भाषा पर नियम अब सख्त होने का वक्त आ गया है। सवाल नंबर 5, क्या आक्रामक बयानबाजी टीएमसी की अब चुनावी रणनीति बन चुकी है? क्या इसी तरीके और सलीके से टीएमसी चुनाव जीतना चाहती है? और आने वाले वक्त में क्या यह भाषा ऐसी ही बनी रहेगी? लेकिन दर्शकों समझिए, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर अगर चर्चा ना हो तो वो गलत हो जाता है। गृह मंत्री अमित शाह के लिए कल्याण बनर्जी जैसा जो सीनियर लीडर है टीएमसी का, वैसी भाषा का इस्तेमाल करता है। सुनकर आंखें शर्म से झुक जाती हैं। यह सियासत हो चुकी है। यह बंगाल का रक्त चरित्र तो हम देख ही रहे थे, लेकिन अब बंगाल की सियासत का संस्कार भी देख लिया है। हाँ, मामला क्या है, आइए पूरा आपको समझाते और बताते हैं क्या मामला है।
क्या कहा है कल्याण बनर्जी, जिसके बाद अब सियासी उथापथल तेज हो गई। बीजेपी के नेता फायर हो चुके हैं कल्याण बनर्जी पर। कल्याण बनर्जी ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। वो भूल गया कि एक वो सियासतदान है। सुनिए, उन्होंने कहा कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मर्यादा लांघ दी है। भद्दा सियासी विशेषण इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह पर व्यक्तिगत हमले किए हैं। जी हां, व्यक्तिगत हमले यानी निजी बातें उनके बारे में बोल दी हैं। क्या कहा है आगे बताते हैं। जी हां, देखिए अगला पॉइंटर आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। कल्याण बनर्जी भूल गए मर्यादा, भूल गए वो क्या कह रहे हैं। अमित शाह को उल्टा लटकाने की बात कही उन्होंने कहा कि अगर वो पश्चिम बंगाल आए तो उन्हें उल्टा लटका देंगे। अवैध गतिविधि अंजाम देने वाला आरोप भी अमित शाह पर लगाया उन्होंने। जी हां, उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह गुंडे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह धोखा दे रहे हैं, अमित शाह कायर हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, इस तरह की बातें उन्होंने कही। लेकिन दर्शकों समझिए, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। ये क्या भाषा है, ये क्या मर्यादा है। और टीएमसी के नेताओं की तो रवायत बन गई है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना। जी हां, कुछ दिन पहले कल्याण बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, उनके बारे में भी अपशब्द कहे थे। क्या कहा था वो भी ग्राफिक के जरिए आपको बता देता हूं कि टीएमसी के नेताओं को होका गया। उन्होंने कहा, ज्ञानेश कुमार की उंगली काटने की बात उन्होंने कही। कल्याण बनर्जी ने उंगली काटने की बात कही कि मैं उंगली काट दूंगा ज्ञानेश कुमार की। उन्होंने कहा कि सीसी ने ममता के साथ बुरा व्यवहार किया है। क्या बुरा व्यवहार किया था भाई? एसआईआर कराना क्या अपराध है? वो आगे कहते हैं, ज्ञानेश कुमार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। चलिए यहां तक तो आरोप लगा ही रहे हैं आप, लेकिन उंगली काटने की बात। एसआईआर को लेकर सीसी पर उन्होंने निशाना साधा था और वहां पर उन्होंने बहुत भद्दी टिप्पणी की थी ज्ञानेश कुमार के लिए। आइए टीएमसी कुछ नेताओं की तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये वो नेता हैं दर्शकों जो यदा कदा वक्त रहते अपनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। जी हां, उन्होंने अंदर बनाम बाहरी की बात कही थी, थप्पड़ मारने की बात कही थी कि जो बाहर से आ रहे हैं लोग उनको मैं थप्पड़ मारूंगी अगर यहां गुंडागर्दी करेंगे। दूसरे नेता अभिषेक बनर्जी बाबू हैं, उनके भतीजे हैं। इनकी भाषा भी अनकंट्रोल्ड रहती है, ये भी यदा कदा अपशब्दों का इस्तेमाल कर ही देते हैं। नेता नंबर 3 कल्याण बनर्जी साहब, ही इज द वन जिन्होंने आज अमित शाह के लिए इतनी बड़ी बात बोल दी कि अब इस पर अब सियासी भूचाल मचा हुआ है। जी हां, नेता नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहे हैं। अनुब्रता मंडल को आप जानते होंगे, इनके भी बोल वचन बहुत ज्यादा रहते हैं। ये भी मर्यादा भूलकर बात करते हैं। इन्होंने भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बाकी लोगों के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया है। अगली नेता है महुआ मोइत्रा, इनको तो आप पहचानते ही होंगे। इन्होंने भी कई बार राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया। लिहाज जरूरी है, मर्यादा जरूरी है सियासत में, क्योंकि अगर मर्यादा नहीं रहेगी, लिहाज नहीं रहेगा, तो सोचिए कि जनता के प्रतिनिधि जिन्हें हम विधानसभाओं, राज्यसभाओं और लोकसभाओं में भेज रहे हैं, अगर उनकी भाषा इतनी स्तर विहीन हो जाएगी तो आम पब्लिक, आम जनता सियासत के बारे में क्या सोचेगी। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अगले कुछ मिनट हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सुधांशु मित्तल साहब मेरे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ निखिल जैन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी का पक्ष रखने के लिए आए हैं। सबसे पहले सुधांशु जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये क्या हार की फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, ये डर है कि आप देश के गृह मंत्री के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? कम से कम इतनी मर्यादा तो रखिए, इतनी शालीनता तो रखिए। आप जीत रहे हैं तो बहुत मुबारकबाद है, आप हार रहे हैं तो अगली बार फिर ट्राई करिएगा, लेकिन आप देश के गृह मंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए इतनी स्तरविहीन भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। संस्कार खत्म हो गए क्या बंगाल के सियासत में? मुझे तो लगता था कि भद्रलोक वाले इस राज्य में कुछ तो स्तर बचेंगे। प्रतिद्वंदी होता है और चुनावों में तो खूब संघर्ष होता है, लेकिन कुछ स्तर तो बचता है। अब क्या भाषा, और क्या सिर्फ भाषा नहीं है, देखिए ये जो एक खौफ पैदा करने का या एक जो धमकाने की जो प्रवृत्ति है, इसको राजनीति में स्वीकार्यता नहीं मिलनी चाहिए जी। मैं उल्टा लटका दूंगा, मतलब ये हिंसात्मक व्यक्तित्व वाक्य, इससे ज्यादा कुछ और गंभीर हो सकता है क्या? हिंदुस्तान के गृह मंत्री को मैं अगर यहां आए तो मैं उल्टा लटका दूंगा। शब्द जो है सिर्फ एक विकृत मानसिकता के व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, एक। और दूसरा, ये शब्द जो है ये हिंसा को भड़काने के लिए एक इतना बड़ा बयान है
कि जिससे कि सारे काडर में और जिसमें सारे राज्य में अराजकता फैलाई जा सकती है। मुझे लगता है कि ऐसे में किसी भी रूप में इन इन कथनों की स्वीकृति को जो है हमें कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए और बहुत गंभीरता से इस सबको लेना चाहिए। इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन या देश, मैं तो बड़ा हैरान हूं कि वो हर बात में वो चिट्ठी लिखने वाले, हर बात में अपनी आजादी की अभिव्यक्ति जी। के संरक्षक जो है वो आज चुप कैसे हैं? अगर इस तरह की भाषा होगी तो आजादी की अभिव्यक्ति की संरक्षणा जो है कभी संभव होने वाली है क्या? अंकुश नहीं आएंगे क्या? क्या इसमें कोर्ट नहीं कूदेगी? क्या इसमें कानून नहीं आएगा? क्योंकि इस तरह की भाषा किसी भी मर्यादापूर्ण सभ्य समाज में स्वीकार्य हो ही नहीं सकती। स्वेच्छा से अगर हम रोक लेंगे, समाज के दबाव में रोक लेंगे तो कुछ नहीं होगा। और अगर यही चलता रहा और वो लोग जो हर बात में टिप्पणी करते थे वो अगर आज चुप रहे तो वो सभ्य समाज, वो बुद्धिजीवी अगर आज चुप रहे तो कल बहुत देर हो जाएगी। एक बड़ा अच्छा शेर था, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। ऐसी भाषा जो है वही लम्हे का उदाहरण है कि जब इस लम्हे में हमने इन चीजों को रोक लिया तो फिर राजनीति ठीक रहेगी, और नहीं रोका तो इसके बहुत दूर तक परिणाम जाने वाले हैं। इसमें फिर हम कहेंगे कि काश वो दिन अगर हमने रोक लिया होता ये सब, तो ये आज दिन ना देखना पड़ता। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं तो ये जो झा साहब आ रहे हैं, जैन साहब आ रहे हैं, मैं इनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, इस समय राजनीति नहीं करिएगा। ये मर्यादाओं के प्रश्न है, ये राजनीतिक स्तर के प्रश्न है, कहां तक जाएंगे हम लोग। और कोई दूसरा बोल रहा था इसलिए हमने बोला, ये कभी भी तर्क अच्छा नहीं हो सकता। तर्क ये है कि जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। अगर गलत को हम किसी दूसरे ने कुछ कहा था इसलिए हम इस गलती को हम जस्टिफाई करेंगे तो मुझे लगता है बहुत बड़ा हम समाज के साथ एक अपराध करेंगे। ऑलराइट सर, मैं निखिल जी के पास जा रहा हूं। निखिल जी, विषय ये नहीं है कि क्या कहा गया, विषय ये है कि किसे कहा गया। चलिए, आपको बीजेपी की सियासत नहीं पसंद है, उनकी आइडियोलॉजी नहीं पसंद है, उनके काम करने का तरीका नहीं पसंद है, उनके आप कुछ भी पसंद नहीं करते, आपको भगवा नहीं पसंद है, आपको बीजेपी का बी नहीं पसंद है, चलिए अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन आप देश के गृह मंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं इस तरह की भाषा बोलकर? निखिल जी। अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, मैं टीएमसी का पक्ष नहीं रखता हूं, मैं टीएमसी को सपोर्ट भी नहीं करता हूं और मैं एक्चुअली इस रिपोर्ट में भी टीएमसी को सपोर्ट नहीं करने वाला हूं। तो ये मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। सुधांशु जी के साथ मेरा पूरा इत्तेफाक है कि भाषा का स्तर पब्लिक लाइफ में, खासकर की राजनीति में, दिन पर दिन गिरता जा रहा है। जिस तरीके के आपने बयानबाजी आपने टीएमसी नेताओं की अभी चलाई, मैं उनका खंडन करता हूं। मेरा मानना है ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये सवाल नहीं है कि क्या कहा गया, सवाल ये है कि किसे कहा गया। मेरे नजरिए से ये भी सवाल है कि क्या कहा गया और ये भी सवाल है किसे कहा गया। देश के गृह मंत्री के, देश के प्रधानमंत्री के प्रति अपशब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही किसी भी और राजनेता या किसी भी और व्यक्ति के प्रति कम से कम सार्वजनिक तौर से अपशब्दों का उपयोग नहीं करा जाना चाहिए। अगर टीएमसी के नेता कर रहे हैं, गलत है, बीजेपी के नेता कर रहे हैं तो वो भी उतना ही गलत है। इस सारी जब हम डिबेट करते हैं, जब हम विपक्ष के नेताओं को घेरे में लेते हैं उनकी भाषा की अमर्यादा के लिए, तो दिक्कत ये हो जाती है कि कभी भी बीजेपी की भाषा की अमर्यादा की बात नहीं करी जाती। अगर कल्याण बनर्जी ने जो बोला वो गलत है, तो क्या अमित शाह ने आके बोला था कि मैं लोगों को उल्टा टंगा दूंगा, क्या वो सही था? देश के गृह मंत्री बैठ के बोले। मुख्यमंत्री असम के हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज के लिए बोलते हैं, खेड़ा मैं तेरा पेड़ा बनाऊंगा, खेड़ा मैं तुझे पहले पेलूंगा, फिर मैं बताऊंगा तुझे खेड़ा, मैं तुझे जेल में बंद करूंगा। सार्वजनिक तौर से अपनी ही असम की ही पुलिस को गड़ियाते हैं कि बाहर कैसे जाने दिया खेड़ा को, असम से भाग कैसे गया खेड़ा, एक बारी मेरी सरकार आने दो फिर मैं इन सबको बताऊंगा, इनका पेड़ा बनाऊंगा।
किस तरीके की भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री मोदी ने खुद करा था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, शिखंडी, इतनी ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग जो बोलना भी सही नहीं है। अब मैं हेमंता जी की एक और कुछ शब्द बोलूंगा तो आपको बीप लगानी पड़ेगी। सीएच करके होता है, मैं आगे पूरा नहीं कंप्लीट करूंगा। माफ कीजिएगा, जीए करके होता है, उनका कंप्लीट नहीं करूंगा। योगी आदित्यनाथ ने एक रिपोर्टर को सीएच करके कुछ कह दिया था जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो भाषा की मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए इस देश में किसी भी राजनीतिक दल ने अगर सर्वोच्च स्थान हासिल करा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। देश के गद्दारों को डैश गोली मारो डैश को, इस तरीके की बयानबाजी पब्लिक स्टेज पे करी जाती है भाजपा के मंत्रियों के द्वारा। तो इस परिप्रेक्ष्य में टीएमसी के नेताओं ने जो करा है वो गलत है, तो भाजपा के नेता तो दिन पर दिन गुनाह करते हैं। सुधांशु जी से मेरा सवाल ये है कि उस पे क्या कहना है? क्या वो नरेंद्र मोदी के बयान का, अमित शाह के बयान का, हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान का, योगी आदित्यनाथ के बयान का, इन सब के बयानों का खंडन करेंगे या नहीं? मैंने तो टीएमसी वालों का खंडन कर दिया। ठीक है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं सुधांशु जी से। सुधांशु जी, आप निखिल जी का भी जवाब दीजिएगा और मेरे सवाल का भी। कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने हेमंता जी की जो धर्म पत्नी है उनके बारे में टिप्पणी की थी, ना कि बीजेपी पार्टी के बारे में। पहला तो उन्होंने जो कुछ बोला उस पर मैं आपकी राय लूंगा। दूसरा, अगर अमित शाह ने कहा था टांगा जाएगा तो वो उन लोगों के लिए कहा था कि यहाँ पर जो गुंडागर्दी करते हैं, वोटर्स को डराते हैं, वोटर्स को घर से बाहर निकलने नहीं देते, कटमनी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनको उल्टा टांगो। उन्होंने ममता बनर्जी का, अभिषेक बनर्जी का तो नाम ही नहीं लिया था। मैं भी फॉलो कर रहा हूँ इलेक्शंस को, पहले के बयान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी परिप्रेक्ष्य बंगाल इलेक्शन है और बंगाल विषय हमारा है। तो अमित शाह ने तो नहीं कहा था कि ममता बनर्जी को टांग दूंगा, अभिषेक बनर्जी को टांग दूंगा, कल्याण बनर्जी को टांग दूंगा, अधीर रंजन चौधरी को टांग दूंगा, ये तो उन्होंने कहा नहीं था। उन्होंने कहा कि जो लोग वोट नहीं डालने देते हैं, जो लोग लोगों को मारते पीटते हैं, डराते धमकाते हैं, घुसपैठियों के साथ रहते हैं, उनको टांगने की बात थी। क्या मैं गलत हूं क्या सुधांशु जी? मुझे जरा बताइएगा। अमित जी ने, आपने बिल्कुल सही बात कही। और मुझे जैन साहब से निवेदन है, जैन साहब हर समय जो है ना कुतर्कों से जो है डिबेट तो आप जीत जाएंगे, लेकिन व्यवस्था के प्रति अगर आपका चिंतन है ना तो उस समय जो बात हो रही थी उसी तक सीमित रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हर चीज का क्या परिप्रेक्ष्य था, ये सारी चर्चाएं पुरानी हो चुकी हैं। हम आज जिस विषय को कर रहे हैं उस विषय को क्योंकि किसी और ने कुछ कहा इसलिए जस्टिफाइड नहीं होता है ना। आज कोई भी बात तो कह रहा हूं गलत है। मैं एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोलता। अमित जी ने बहुत सही कहा कि किसी भी बयान को तोड़ मरोड़ के किसी भी परिप्रेक्ष्य में आप पेश कर देंगे, उससे तर्क जीत जाएंगे आप। लेकिन क्या व्यवस्था के लिए सही है? अब आपने कहा कि गोली मारो, उसका क्या कहते हैं, अनुराग ठाकुर के बयान का कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही, अगर आपको ध्यान होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इन्होंने कहा था गलत नहीं कहा था। देश के गद्दारों के लिए उन्होंने कहा था, देश के गद्दारों के लिए गरियाना, और किसी व्यक्ति को, होम मिनिस्टर, देश के होम मिनिस्टर को कहना कि मैं तुम्हें उल्टा टांग दूंगा। दोनों अगर आप एक ही तराजू में तोलना चाहते हैं तो जरूर तोल लीजिए, लेकिन तोलना चाहिए क्या? मैंने जैसा कहा कि मर्यादाएं, कि हर एक चीज की एक सीमाएं होती हैं। हम सीमा कहाँ उल्लंघन कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे, ये देखना पड़ेगा। और अगर सीमा का उल्लंघन हो रहा है तो सिर्फ ये ना भाजपा के लिए, ना किसी एक राजनीतिक संगठन के लिए, ये पूरी राजनीतिक व्यवस्था के लिए है। और ये गिरावट अगर आएगी तो कहाँ जाके रुकेगी, हम सबको सोचना चाहिए इस बारे में। इसलिए मेरा कहना है कि कभी तर्क छोड़िए, कभी दिल से हम लोग बात करें कि हाँ, इसको रोकने के लिए क्या तरीके हैं, क्या यही चलना है, क्या हमें एक दूसरे को इस शब्दों में धमकाना है क्या, कि अगर देश का प्रधानमंत्री आएगा तो मैं उसके साथ ये कर लूंगा, गृह मंत्री आएगा तो ये कर लूंगा, मुख्यमंत्री आएगा तो ये कर दूंगा। हमें डायरेक्ट किसी व्यक्ति को इस भाषा में डराना है क्या? अगर इसकी आप तुलना ये कहेंगे कि जो डरा के लोगों को वोट नहीं डालने वाले, देने वाले हैं, उनको सख्ती से करेंगे, उनको टांग दिया जाएगा, ये और ये बयान अगर आप एक ही तराजू पे तोलना चाहते हैं तो मुझे लगता है आप अन्याय करेंगे। जैन साहब, मेरा कहना है इस राजनीति में क्या हो गया है कि हम लोग तर्क जीतने के चक्कर में हम लोगों ने सारी राजनीति को कहीं एक ऐसे स्तर पर लाके खड़ा कर दिया है जहां से अगर नहीं रुकी तो वापस जिसको सैंक्टिटी कहते हैं, सैनिटी कहते हैं, उसको स्थापित करना शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। बंगाल का इतिहास रहा है, और बंगाल का इतिहास रहा है, देखिए आज तक जितनी राजनीतिक हत्या, पहले जमाना था यूपी और बिहार में राजनीतिक हिंसा होती थी, हत्याएं होती थी, लेकिन अब अगर आप देखें चुनाव के दौरान
सिर्फ 2 ही राज्य हैं जो कि हिंसा से ग्रस्त रहे हैं, एक बंगाल और एक केरल। और बंगाल में तो इसमें सबसे ज्यादा बाजी मारी है, और मुझे दुख किस बात का है, बंगाल एक वो राज्य था जो सभ्य समाज के लिए मशहूर था। मैंने जैसा कहा भद्र लोग, ये शब्द बंगाल से निकला था, क्योंकि यहाँ पे राजनीति, यहाँ पे व्यक्ति जो था बहुत चिंतामय व्यक्ति था। वो देश की चिंता करता था, वो सभ्य समाज की चिंता करता था, राजनीति की शिष्टता क्या होनी चाहिए उसकी चिंता करता था, और इसी पे मूल्यांकन होते थे। लेकिन अगर हिंसा पे मूल्यांकन होना है, अभद्र भाषा पे, अब शब्दों पे मूल्यांकन होना है, तो शायद ये देश का दुर्भाग्य रहेगा। और कल्याण बैनर्जी के बारे में सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये पहली बात नहीं है। उनके आचरण की तो शायद उन्होंने तो हर सीमाएं का पता नहीं कब कब उल्लंघन कर दिया है। और ऐसे व्यक्ति के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा था कि किसी परिप्रेक्ष्य में, उससे कल्याण बैनर्जी जैसे व्यक्ति को अगर हम जाने देंगे तो बड़ा दुर्भाग्य रहेगा। कल्याण बैनर्जी के सरीखे के लोग हिंदुस्तान की राजनीति के लिए अभिशाप बन जाएंगे, क्योंकि वो स्तर इतना गिरा देंगे कि फिर एक प्रतिस्पर्धा चल जाएगी, लोगों में होड़ लग जाएगी कि कौन कितना ज्यादा कटु बोल सकता है, कितना ज्यादा गिर के बोल सकता है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। ठीक। निखिल जी, एक चीज और भी थी, कल्याण बनर्जी ने कहा था कि ज्ञानेश कुमार की उंगली काट देंगे। उपराष्ट्रपति की उन्होंने मिमिक्री की पार्लियामेंट के अंदर। अगर रही बात कि मोदी जी ने क्या कहा है, अमित शाह जी ने क्या कहा है, पवन खेड़ा जी ने क्या कहा है, आप मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आपको याद है? आतंकवादी हैं प्रधानमंत्री, चाय वाला, मौत का सौदागर। और मेरे पास पूरी कंपैरेटिव स्टडी है, अगर आप बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का एक कंपैरिजन चार्ट बनाएंगे तो मेरे पास उन गालियों की लिस्ट है, मैं आपको भेजूंगा। कांग्रेस ने और विपक्ष के पार्टियों ने, मैं आपको बता रहा हूं निखिल, अलाउ मी टू स्पीक, मैंने बिल्कुल कंपैरिजन किया। जब ये आरोप लगाने लगे आप जैसे जो विश्लेषक हैं या जो विपक्ष के नेता हैं कि मोदी जी ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, तो मैंने पूरा इसका कंपैरेटिव स्टडी निकाला। और सुधांशु जी, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप लोगों के मुकाबले कांग्रेस के शतक ज्यादा हैं। आप लोगों के मुकाबले कांग्रेस के नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने, लेफ्ट के नेताओं ने इतनी बातें कही हैं, आप लोग वहां कहीं आसपास भी नहीं है। सुधांशु जी, बिलीव करिए, आप लोग वहां पहुंच भी नहीं पाए अभी तक। तो मणिशंकर अय्यर से जो शुरू हुआ और वो कहां कहां तक पहुंचा है, निखिल जी आप भी जानते हैं कि ये मैं मानता हूं कि बीजेपी ने भी आप शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं इस प्रतिस्पर्धा में इसलिए नहीं जाना चाहता जी सर, निकल जा रहा हूं, निकल जा रहा हूं। विषय बदल जाएगा, इसीलिए मैं आप जो कह रहे हैं ये तो पहले बहुत लंबी और मेरे पास भी है, लेकिन मैं उस में इसलिए नहीं जाना चाहता था। ये कोई बीच में बोल रहा है शायद, मैं जी मैं ठीक कर रहा हूँ। पीसीआर प्लीज चेक करिए ताकि विषय ना भटके जी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो स्तर हमें कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ना। हाँ, कहां तक जाते जाएंगे? मौत का सौदागर से लेकर खून की दलाली, आपको बहुत मैं उन शब्दों का ना तो प्रयोग करना चाहता हूं, ना मैंने कहा मैं तुलनात्मक तौर पे जाना ही नहीं चाहता इस डिबेट में। मैं कहना चाहता हूं देखिए सामने आज क्या हुआ है और क्या ये होना चाहिए। हाँ। और उसको अगर हम तुलनात्मक तौर पे लेके जाएंगे कि साहब तब ये हुआ था, तब ये हुआ था, तब ये हुआ था, तो निखिल जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। निखिल जी, मैं आज उम्मीद करूंगा, आज से मैं आज उम्मीद करूंगा, आप राजनीतिक विश्लेषक है, कुछ ईमानदारी से बात। ठीक है निखिल जी, मैं मानता हूं कि बीजेपी के नेताओं के मुखार बिंदु से भी बहुत सारे ऐसे शब्द निकले हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सेना प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ज्ञानेश कुमार जैसे सीईसी है, ये सब संवैधानिक पद हैं, कम से कम इनको तो बख्श देना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, बख्शना चाहिए कि नहीं? अमित जी मैं समझ नहीं पा रहा कि आपका या फिर सुधांशु जी का मेरे से द्वेष कायम है। तो मेरी शुरुआती पंक्ति, पहली पंक्ति यही थी कि कल्याण बैनर्जी ने जो ये कथन आपने दिखाए हैं, जो उन्होंने दिए हैं, वो गलत है, मैं उनका खंडन करता हूं, निंदनीय है, गृह मंत्री के खिलाफ नहीं कहे जाने चाहिए, बल्कि किसी के भी खिलाफ नहीं कहे जाने चाहिए। मैं तो स्टार्टिंग से इस बात को इम्प्रेस अपॉन कर रहा हूँ। नहीं तो आप तो पवन खेड़ा और हेमंता की बात कर रहे हैं, उनकी बीवी के लिए टिप्पणी की थी उन्होंने। अब जस्टिफाई कौन कर रहे हैं गलत बयानों को? आप और आपके दर्शक दोनों देखिए कि आप अगर बीजेपी का कोई नेता गलत बयानी करता है तो उसका कोई एक रीजन होता है, कॉज हुआ होगा। अरे बीवी के बारे में कह दिया। अच्छा मैं दूसरी एक चीज बता दूं, ऐसा नहीं है कि हेमंता जी की धर्मपत्नी के बारे में पवन जी ने कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करा। उन्होंने एक आरोप लगाया, उसका एक तथ्य प्रस्तुत करा
वो तथ्य जांच का विषय है। अब वो सच्चा है या झूठा है ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और कोर्ट डिटरमिन करेंगी, लेकिन पवन खेड़ा ने सीधा सीधा साफ सुच्ची भाषा में आरोप लगाया कि हेमंता बिस्वा शर्मा जी की जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी धर्मपत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं, उनके पास कुछ फॉरेन में प्रॉपर्टीज हैं, उनके नाम पे फॉरेन में कुछ कंपनियां हैं, हेमंता जी और उनकी धर्मपत्नी इस पे 50,000 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी की बात की थी उन्होंने, निखिल जी। बहुत अच्छी बात 50,000 है, तो करोड़। इसको ईडी को जांच करना चाहिए। बात यही है ना कि विपक्षी नेता अगर आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप हो सकता है झूठे हो सकता है सच्चे हो। ये जांच आप तो नहीं करेंगे, मैं तो नहीं करूंगा, सुधांशु जी नहीं करेंगे, देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज करेंगी। लेकिन उन्हीं इन्वेस्टिगेटिव और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बीजेपी के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, खेड़ा का पेड़ा क्यों नहीं बनाया, खेड़ा को मैं पेलूंगा, ऐसे करके बोल रहे हैं, खेड़ा को मैं पेलूंगा। अब आप समझते हैं कि इन सारी चीजों का मतलब क्या होता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये टेलीविजन पे करते हुए, बट ये देश के इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं, उनकी जस्टिफिकेशन देने आ जाते हैं सुधांशु जी ने कहा कि अनुराग ठाकुर के बयान पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं जो कहा था वो गलत नहीं कहा था। नहीं, ये गलत बयान बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से वो बयान दिया था उन पे कानूनी कार्रवाई नहीं करी जा सकती। जिस तरीके से कल्याण बनर्जी ने जो ये भद्दा बयान दिया है अमित शाह जी के खिलाफ, उनपे भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी जा सकती। पर हम फिर भी चर्चा कर रहे हैं और हम तीनों कह रहे हैं कि ये बयान गलत है, क्योंकि भाषा की मर्यादा के परे है। इट इज इमोरल, इट इज अनएथिकल, इट इज नॉट इलीगल, इट इज अनएथिकल। सिमिलरली अनुराग ठाकुर ने भी अनएथिकल काम करा, इलीगल नहीं है। और लास्टली ये कहते हैं कि जो बड़े बड़े संस्थान है, कम से कम उन संस्थानों को बख्श दीजिए। राहुल गांधी को जब चांटा मारने की, उनका गला काट देने की, उनका जबान काट देने की बात होती है, या फिर दानिश अली को संसद के पतल से रमेश भिदूड़ी कटुआ और आतंकवादी कहते हैं सांसद को, या फिर महुआ मित्रा सांसद को संसद के पतल से निशिकांत दुबे नगर वधु कहते हैं, तो क्या ये संवैधानिक पद नहीं है? क्या सांसद हमारे, क्या हमारे विधायक, नेता प्रतिपक्ष, ये संवैधानिक पद नहीं है? क्या ये बड़े पद नहीं है? क्या इनकी गरिमा नहीं बरकरार? जवाब ले लेते हैं निखिल जी। सारी की सारी गरिमा केवल बीजेपी के नेताओं के लिए। जवाब दे सुधांशु जी। सुधांशु जी, मुझे ये डर था कि जैन साहब ने 2 शब्द जो है कल्याण बनर्जी के लिए कहे, क्या गलत है? और उसके बाद फिर वो लग गए कि भाई जिस दिन हेमंतो ने कहा था उस दिन डिबेट हो चुका है और उस दिन का